हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करने वाले हैं, जिसे हम शॉर्ट में आईटी भी लिख सकते हैं। आप आईटी से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अपने इस लेक्चर के दौरान आईटी का मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर से। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है? इस तरह का कुछ चीज़ होता नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल बात, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें बाकी के बातों को समझने के लिए, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बातों को समझने में आसानी कर देगा। बेसिकली हम कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर की मदद से हम ट्रांसफार्मर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं, ताकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ते समय हमें दिक्कत ना हो। ये हाइपोथेटिकल है, फिर भी हम लोग इसे पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए, तो हाइपोथेटिकल ट्रांसफार्मर जब हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो मैं एक एक करके कैरेक्टर लिखना शुरू कर रहा हूँ और फिर हम बात करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी जो होगी वो 100% होगी। इफ़िशियंसी 100% कहने का मतलब इनपुट पावर, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। और जब ऐसा होगा तो हम बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं लॉसेज इज इक्वल टू 0। आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% होती है, और इफिशियंसी 100% कहने का मतलब इनपुट एनर्जी इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। और इनपुट और आउटपुट एनर्जी अगर बराबर है तो ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले लॉसेज 0 है। मान लीजिए कि ये कोई आपका ट्रांसफार्मर है, इसमें इनपुट पावर ये है और आउटपुट पावर ये है, और लॉसेज के लिए हम इस तरह दिखा रहे हैं। तो अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ये दोनों टर्म बराबर होंगे और ये 0 होंगे। तो लॉसेज 0 कहने का मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉस हो रहा है वो 0 है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन लॉस मेनली होते हैं उन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहला लॉस, जिसे हम वाइंडिंग लॉस बोलते हैं, ये 0। दूसरा सबसे बड़ा लॉस कोर लॉस, ये 0। और तीसरा लॉस जो कि बहुत ही मिनिमल होता है, जिसे स्ट्रे लॉस भी बोलते हैं, ये 0। तो हम ट्रांसफार्मर के केस में हम इस लॉस को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। आइडियल या प्रैक्टिकल किसी भी केस में नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये लॉस बहुत ही कम होता है। मैं अभी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आइडियल ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग लॉस 0 होते हैं और कोर लॉस 0 होते हैं। लॉसेज को 0 करने से पहले हम ये सीखना चाहेंगे कि ये लॉसेज हैं क्या, कोर लॉस और बाइंडिंग लॉस है क्या। तो हम पहले लॉसेज को देख लेते हैं, फिर उनके 0 करने का मतलब हमें समझ में आएगा। सबसे पहला है बाइंडिंग लॉस। देखिए, ट्रांसफार्मर, जब हमने ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था तो हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स थे। उसमें 2 पार्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट था। एक था बाइंडिंग और दूसरा कोर। ये है कोर, और इसे W1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये W2। 2 बाइंडिंग थे अपने पास और एक बीच का हिस्सा कोर था। तो बाइंडिंग लॉस कहने का मतलब जो W1 और W2 में लॉसेज हो रहे हैं उसे हम बाइंडिंग लॉस बोलते हैं। बाइंडिंग लॉस क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का अंतर है। ये कॉपर का रड था अभी, और अभी केस में कॉपर का सीट है, और बाकी बातें यही है। ये मान लीजिए मूव कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, इस केस में हम मान लेते हैं कि ये मैं इसे मिटा रहा हूँ। और अगर यहाँ मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, d∅dt इज नॉन जीरो, तो क्या होगा? अगर ये कंडक्टिंग रड रहता तो इसके इंड के क्रॉस वोल्टेज जनरेट हो जाता, लेकिन ये तो सीट है। यहाँ क्या होगा? कोई 2 इंड तो है नहीं, इसके किनारे 2 सिरा तो है नहीं कि उसके क्रॉस वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशन में जहाँ कोई पूरा
मेटल का सीट, कंडक्टिंग मटेरियल का सीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो वहाँ करंट इस सीट पे, मैं इस सैटेलाइट लाइन को भी मिटा दे रहा हूँ, आपको ये समझना है कि ये सीट है, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगल पाथ नहीं है, ये सीट है, पूरा प्लेन सीट जिस तरह मेरा बोर्ड है। तो इस सीट में करंट फ्लो होने लगेगा, छोटे छोटे सर्किल में करंट फ्लो होने लगेगा, सबका डायरेक्शन एक ही बनाना अच्छा रहेगा। करंट फ्लो होने लगेगा, इस करंट को ईडी करंट बोलते हैं। इस करंट को क्या बोलते हैं? ईडी करंट। हाँ, ईडी करंट के लिए सबसे पहला बात ये होना चाहिए कि ये कोई एरिया होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल का एरिया होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इन्फ्लुएंस में हो। तो इसके सरफेस पे छोटे छोटे सर्किल के रूप में, क्लोज पाथ के रूप में करंट फ्लो होने लगेंगे, जिसे ईडी करंट बोलते हैं। और ये ईडी करंट हालांकि मैग्नीट्यूड तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब आप इस एक बड़े से एरिया में देखेंगे और छोटे छोटे बहुत सारे करंट रहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि करंट कहाँ कितना मैग्नीट्यूड का होगा। हाँ, इस तरह बहुत सारे करंट होंगे, कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगा, इस पूरे सीट में कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगा। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा करंट इस सरफेस पे फ्लो करने लगता है सर्कुलर फॉर्म में, और इन सबों को मिला के ईडी करंट बोलते हैं। और जहाँ करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, वहाँ लॉसेज तो स्वाभाविक सा बात है, क्योंकि इस सीट का कोई अपना इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगा और करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ भी आई स्क्वायर आर लॉस की तरह ईडी करंट लॉस, इसे हम नाम दे देते हैं। ईडी करंट के चलते होने वाले लॉसेज को ईडी करंट लॉस बोलते हैं। बातें समझ में आई? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ईडी करंट उस तरह की सिचुएशन में फ्लो होगा जहाँ कोई कंडक्टिंग एरिया किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इन्फ्लुएंस में हो। इस कंडक्टिंग एरिया पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होगा तो इसमें ईडी करंट बहना शुरू हो जाएगा। ईडी करंट बेसिकली सरफेस पे फ्लो होने वाले करंट है, कंडक्टिंग मटेरियल के सरफेस पे फ्लो होने वाले करंट है, जो छोटे छोटे सर्किल के रूप में और कम मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन कंबाइंडली इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इस करंट के चलते ये सीट गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉसेज हो रहे हैं इस करंट के चलते, इसे ईडी करंट लॉस बोलते हैं। अगर बात आई ईडी करंट लॉस को कम किस तरह करना है, तो अगर मैं ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज करना है तो आप क्या करेंगे? तो अगर मैं इसके रास्ते को काट दूँ, तो भी करंट बहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बहेगा, करंट अब यहाँ से बहेगा, लेकिन इफेक्टिवली कम लॉसेज होंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मिनिमाइजेशन ऑफ ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को अगर आप मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो आप इसे बीच में, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इसे आप इंसुलेशन समझिए। मैं किसी तरह उपाय करके इंसुलेशन, या मैं आपको अगर दूसरे तरीके से बताना चाहूँ तो आप यूँ समझिए कि मैं नीचे वाले हिस्से को क्या कर रहा हूँ, इस तरह मैं 2-4 ही बना रहा हूँ, स्ट्रिप के रूप में काट दिया। अब यहाँ तो करंट जिस तरह बह रहा था वही बहेगा, लेकिन यहाँ जो करंट इस तरह बह रहा था उसका पाथ तो डिस्टर्ब हो गया, ये बीच से मैंने हटा दिया है, तो इस डिस्टर्ब पाथ के चलते ये करंट कम हो जाएगा। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम इस तरह बीच में पूरा इसे काट सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंसुलेशन, इस रास्ते को अलग अलग कर दें, इंसुलेट कर दें एक दूसरे से, तो ईडी करंट लॉसेस मिनिमाइज हो सकता है। और यही काम ट्रांसफार्मर में किया जाता है लेमिनेशन के तौर पे। चलिए, तो मैंने दोनों लॉसेज के बारे में जान लिया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये असल में टैंक में होने वाले लॉसेज, जो बाहर का टैंक है ट्रांसफार्मर में, या इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटेंस आ जाता है, उसके वहाँ होने वाले लॉसेज को काउंट करता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल केस में भी बहुत कम ही रहता है, इसलिए इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी हमें बाइंडिंग लॉस और कोर लॉस को देखना है। कोर लॉस 2 तरह के होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या BH कर्व के अंदर आने वाला एरिया है, जिसे हम हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। और ईडी करंट लॉस क्या है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल पे बने वाले ईडी करंट के चलते होने वाले लॉसेज हैं। अब मैं बात करूंगा इस लॉसेज को जीरो होने का। अब बात यहाँ से बढ़ाते हैं।
हमने लॉसेज के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। अब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात को बढ़ाते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 100% होता है और 100% एफिशिएंसी के लिए लॉसेज जीरो होने चाहिए। लॉसेज जीरो कहने का मतलब बाइंडिंग लॉस भी जीरो, कोर लॉस भी जीरो, स्ट्रेन लॉस भी जीरो। इससे हम अगर इग्नोर कर दें तो बाइंडिंग लॉस और कोर लॉस जीरो होने चाहिए। तो बाइंडिंग लॉस जीरो होने का मतलब क्या है? पहला बात है बाइंडिंग लॉस जीरो, आई स्क्वायर आर लॉस इसे बोल दें जीरो। बाइंडिंग में होने वाले लॉसेज जीरो हैं, इसका मतलब है कि R इज इक्वल टू जीरो। आर जीरो को अगर हम वर्ड में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग्स इज जीरो। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का जो मैंने बाइंडिंग किया है उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस R ओम जो हो वो जीरो हो। प्रैक्टिकली ऐसा तो संभव है नहीं। आप कॉपर क्या चांदी का भी बनाइए, सिल्वर का भी बनाइए, तो भी वो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो रहेगा ही, जीरो हो नहीं सकता है। लेकिन आइडियल केस में हम बोल सकते हैं कि बाइंडिंग लॉस जीरो होने का मतलब क्या है कि इसे मैं 2 नंबर दे रहा हूँ और इसे मैं 3 दे रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जीरो हो। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जहाँ मैंने कोर लॉस जीरो किया है और आप इस कोर लॉस को हिस्ट्रेसिस लॉस जीरो और ईडी करंट लॉस जीरो सोच सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर ले रहा हूँ ईडी करंट लॉस की, PE इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब क्या है? ईडी करंट लॉस जीरो। ईडी करंट लॉस जीरो होने का मतलब क्या है कि देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर जब आप देखेंगे, मैं ये ट्रांसफार्मर के अंदर ईडी करंट कहाँ फ्लो हो सकता है? कोर में। ये कोर का लॉस है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं क्लियर कर दूँ। ये मैंने कोर बनाया हुआ। अब आप कोर को यहाँ से काट लीजिए, मतलब एक सेक्शन बना लीजिए और इस सेक्शन पे आप गौर कीजिए। इस तरह के 2 एरिया बनेंगे। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, किसी एक एरिया की, इस एरिया की। यहाँ वाला एरिया है ये, ठीक है ना। ये एरिया मैंने यहाँ बना रखा। अब इसमें से फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स फ्लो हो रहा है और इस अल्टरनेटिंग नेचर फ्लक्स के इस अल्टरनेटिंग नेचर के चलते इस हालांकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? प्रैक्टिकली सिलिकॉन स्टील है ना, CRGO सिलिकॉन स्टील है। लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगा, इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी और जिसके चलते इस क्रॉस सेक्शनल सरफेस पे ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, है ना। ईडी कोर लॉस में ईडी करंट लॉस कहाँ होता है? कोर के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कोर का है वहाँ ईडी करंट बहने लगेगा क्योंकि इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा। अगर आप इस रेसिस्टेंस और इसके चलते ये कोर गर्म होगा, जैसे मैंने वहाँ बोला था ये एक सरफेस की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं ना। तो इसे आप कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? लेमिनेट कर सकते हैं, जैसा कि ट्रांसफार्मर का कोर होता भी है लेमिनेशन से जुड़ के बना हुआ। आइडियल केस में ये लॉसेज जीरो होने चाहिए। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ये लॉसेज जीरो होने चाहिए। जीरो होने के लिए क्या मैं कहना चाहूँगा कि इस कोर जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जीरो हो। मैं इसे कोर लिख दे रहा हूँ, आर कोर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी आर कोर टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ, इंसुलेशन भी करके हम रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं। अगर इसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो, इस तरह के मटेरियल से बना हो जिस मटेरियल का, हालांकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है लेकिन इसका कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका कोर जो बना हो जिस मटेरियल का, उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा मैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कोर का इन्फिनिटी होना चाहिए और बाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जीरो होना चाहिए। दोनों बातों में अंतर है ना। चलिए, अगर ये इन्फिनिटी रहेगा तो कोई करंट नहीं बहेगा और कोर के अंदर जो ईडी करंट लॉस होगा उसके जीरो होने का मतलब आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्रेसिस लॉस के जीरो होने का मतलब। पांचवा बात कर रहे हैं हिस्ट्रेसिस लॉस के जीरो होने का मतलब क्या है। तो हिस्ट्रेसिस लॉस क्या है?
मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का रास्ता जब अलग होता है उस समय वाली बात है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में सब लोग जानते भी होंगे कुछ सिमिलरिटीज है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे तो V = IR, और जब आप मैग्नेटिक सर्किट में इसी बात को देखेंगे तो ये EMF की जगह MMF और करंट की जगह फ्लक्स और रेसिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस, है ना, यही सिमिलरिटी है ना। V की जगह MMF, करंट की तरह आप फ्लक्स मतलब फाई को ट्रीट कर सकते हैं, और MMF क्या है, एम्पियर टर्न, और रेसिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस को ट्रीट कर सकते हैं, जिसे हम इस तरह के R से अभी डिनोट करने वाले हैं। तो मैं अगर इस इक्वेशन को यहाँ लिखना चाहूँ N1 I0, अगर नो लोड की मैं बात करूँ, = फाई इंटू रिलक्टेंस R। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में बड़ा ही अच्छा रिलेशन है। मतलब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले बात को कपल्ड कर सकते हैं मैग्नेटिक सर्किट की बात से। चलिए, तो बात करें अगर हम हिस्टैरिसीस लॉस के ज़ीरो होने की, तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये रिलक्टेंस क्या है, जैसे रेजिस्टेंस क्या था, जहाँ करंट बह रहा है उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी था, उसी तरह रिलक्टेंस क्या है, जहाँ फ्लक्स फ्लो हो रहा है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो हिस्टैरिसीस लॉस के जीरो होने का मतलब था रिलक्टेंस का जीरो होना। जिस तरह वाटेज का जीरो होना मतलब I² R का जीरो होना मतलब R का जीरो होना, उसी तरह यहाँ हिस्टैरिसीस लॉस का जीरो होना मतलब रिलक्टेंस का जीरो होना। अगर रिलक्टेंस जीरो है तो आप रिलक्टेंस का फॉर्मूला जानते होंगे, L/μA। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी। ये मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें फ्लक्स, बेसिकली कोर की मैं बात कर रहा हूँ, कोर का रिलक्टेंस जीरो होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है, कोर का रिलक्टेंस जीरो होना चाहिए। रिलक्टेंस ऑफ कोर शुड बी जीरो, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। अब यहाँ से आप एक और बात निकाल सकते हैं, क्या, अगर रिलक्टेंस जीरो हो गया और रिलक्टेंस कुछ ऐसा है तो आप म्यू को क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी। म्यू इन्फिनिटी कहने का मतलब कोर का परमिएबिलिटी इन्फिनिटी है। ये सब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, ऐसा होता नहीं है। कोर का परमिएबिलिटी इन्फिनिटी है। अब जरा आप यहाँ ध्यान दें इस इक्वेशन पे, जब कोर का परमिएबिलिटी इन्फिनिटी है, म्यू इन्फिनिटी है, R जीरो है, तो R जीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ अगर आप R को जीरो करेंगे तो ये I0 क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आप I0 निकालना चाहे 7, सातवां पॉइंट क्या है, N1 × I0 = 5 × R। और जैसे ही आपने R को जीरो किया तो I0 क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप I0 लिखना चाहें 5 × रिलक्टेंस डिवाइडेड बाई N1, और R को जीरो करने से I0 जीरो हो गया। कहने का मतलब एक आइडियल ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट जीरो होता है। नो लोड करंट इन आइडियल ट्रांसफार्मर इज जीरो। अगर आप फ्लक्स की बात करें, 8वां पॉइंट, मेरे पास जगह कम पड़ रहा है। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं इसी इक्वेशन से, मैं इसे मिटा रहा हूं, 8वां पॉइंट, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, आइडियल ट्रांसफार्मर की फ्लक्स की, तो दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्यों, इसी इक्वेशन से आप कर सकते हैं, जब R जीरो तो फाई क्या, इन्फिनिटी। तो बेसिकली
आप 7, 8.7 और 8 को आप जब आप मिलाएंगे तो आप ये लिख सकते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में बिना किसी करंट के इनफाइनाइट फ्लक्स इन द कोर ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर फ्लक्स लेवल इज infinity without any current, without any input current। कितना सुंदर बात। लेकिन प्रैक्टिकली तो ये संभव हो ही नहीं सकता है, बिना किसी एनर्जी के दूसरे फॉर्म में एनर्जी कैसे रहेगी, ठीक है। लेकिन ये चूंकि हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर है, मैंने पहले ही कर दिया था, तो 7, 8 मिला के हम ये बोल सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में बिना किसी इनपुट करंट के, बिना किसी आई नॉट के फ्लक्स का लेवल इन्फिनिटी रहता है। और जब फ्लक्स का लेवल इन्फिनिटी रहता है तो बी सेचुरेशन भी इन्फिनिटी रहता है। कोर का प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ। आइडियल ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग का प्रॉपर्टी क्या है? उसका रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस 0 है। आइडियल ट्रांसफार्मर के कोर का प्रॉपर्टी क्या है? उस कोर का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी है, उस कोर का मैग्नेटिक रिलक्टेंस 0 है, उस कोर का परमेबिलिटी इन्फिनिटी है, उस कोर का फ्लक्स लेवल इन्फिनिटी है, उस कोर में 0 करंट चाहिए इन्फिनाइट फ्लक्स स्टेबल करने के लिए, और उसका सेचुरेशन किस पॉइंट पे होगा? उस कोर का इन्फाइनाइट पे होगा। तो क्योंकि फ्लक्स इन्फिनिटी है, इसीलिए इन्फिनिटी फ्लक्स लाने के लिए आपको सेचुरेशन भी इन्फाइनाइट करना होगा, प्रोपोर्शन वाला रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। एमएमएफ को ही, जैसे मैंने बताया अभी, ये BH कर्व आपको दिखाया था मैंने, इधर H था और इधर B था। इस B को आप फाई भी बोल सकते हो और इसे एमएमएफ भी बोल सकते हो या करंट भी बोल सकते हो, इनपुट करंट आई नॉट, ठीक है ना। कुछ भी एक्सिस वही, इस एक्सिस को आप इस तरह भी मान सकते हो, ग्राफ का नेचर वही रहेगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम कर सकते हैं जब फाई ये है तो बी सेट भी इन्फिनिटी होगा। तो ये 9-10 प्रॉपर्टी हैं जिसे आपको इफिशियंसी 100%, लॉसेज 0, इनपुट बराबर आउटपुट, बाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस 0, कोर का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी, कोर का परमेबिलिटी इन्फिनिटी, कोर का रिलक्टेंस 0। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आर और इस आर में, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप अब इतने देर के लेक्चर के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। और फ्लक्स का लेवल इन्फिनिटी होगा और बिना किसी करंट के, और उस फ्लक्स का सेचुरेशन लेवल इन्फाइनाइट होगा। बी सेट क्या है बेसिकली, मैं आपको ये यहाँ थोड़ा सा बता दूँ। जैसे मैंने अभी इस तरह बनाया था, ये पॉइंट सेचुरेशन का है, इसके बाद ग्राफ सीधा होने लगता है। लेकिन चूंकि हमें इन्फिनिटी पे पहुंचना है तो ये सीधे इन्फाइनाइट तक होना चाहिए, है ना। ये बढ़ते 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 इन्फाइनाइट तक हमें पहुंचना है ना, फ्लक्स के लेवल को ले जाना है। तो बी सेचुरेशन कहाँ? इन्फाइनाइट पे, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो क्लिप में इतना ही। थैंक यू।